नमस्कार दोस्तों, हम लोग गुप्त साम्राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज देखेंगे समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, या उसी को कहते हैं सैनिक अभियान। ठीक है, दोनों में से कोई भी टॉपिक आए, क्वेश्चन आए, साम्राज्य विस्तार आए या सैनिक अभियान आए, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग नामों से इसको अलग अलग बिंदु पर बोला जाता है। तो आज हम देखेंगे समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार या उसका सैन्य अभियान, उसका सैनिक अभियान। तो इस क्रम में हम पहले देखते हैं कि किस तरह से वो अपने कार्यों को संपन्न करके साम्राज्य विस्तार की तरफ आगे बढ़ा। तो जब समुद्रगुप्त सत्ता पर आसीन होता है, जब समुद्रगुप्त सत्ता पर आसीन हुआ, तो उस समय आप देखिएगा कि उतनी मजबूत स्थिति नहीं थी। जो मगध का साम्राज्य था, जो गुप्त साम्राज्य था, उस समय पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों को लेकर सिमटा हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के समय तक। और कई ऐसी शक्तियां, आंतरिक शक्तियां मौजूद थी जो गुप्तों की शक्ति को चुनौती दे रही थी, और बिखरे हुए अवस्था में भारत का छोटे छोटे राज्य पड़ा हुआ था। ऐसी अवस्था में आप देखिएगा तो एक महत्वाकांक्षी शासक, और जिसमें समुद्रगुप्त जैसा एक महत्वाकांक्षी अगर शासक हो तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती भी था, और एक बड़ा उसको कार्य करने के लिए पेंडिंग कार्य भी पड़ा हुआ था कि ये छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एकता के सूत्र में भारत को बांधा जाए। तो इस प्रकार से वो ऐसे दृष्टि से वो देख रहा था, और वही कार्य भी किया। इसके लिए वो क्या किया कि जो छोटे छोटे राज्य थे उसके, उनको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और उस क्रम में वो अपने सैनिक विजय के रास्ते को अपनाया, सैन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जो उसका सैन्य अभियान है या उसका साम्राज्य विस्तार है, उसके विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो जानकारी के स्रोत है, वो मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेण के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है। उसके अलावा उसका जो एरण अभिलेख है उससे भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश है, उसके द्वारा भी इनके विषय में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये उसके विषय में जो स्रोत है, मुख्य रूप से जो स्रोत है वो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, इससे जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब रही बात कि समुद्रगुप्त के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि शुरुआत कहां से किया जाए, और सुनियोजित तरीका से हो, और बड़ी तार्किकता पे आधारित शुरुआत होनी चाहिए। तो इस तरह से वो सबसे पहला जो अपना ध्यान केंद्रित करता है, वो देखिएगा कि मगध के इर्द गिर्द के जो राज्य थे, जो मगध का ये जो साम्राज्य और यहाँ पर जो बिहार वाला एरिया है, ये वहाँ इसके इर्द गिर्द में जो क्षेत्र थे उसके तरफ वो ध्यान आकृष्ट किया। उसमें खास करके देखिएगा पश्चिम का क्षेत्र, गंगा जमुना का दोआब का बेल्ट, इन सब क्षेत्रों को वो फोकस करके अपने सैनिक अभियान का प्रारंभ करता है। इतिहास में उसको आर्यावर्त का प्रथम चरण के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि आर्यावर्त का प्रथम युद्ध उसका हुआ। तो अब हम आप देखते हैं आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। अब वहां से ये आर्यावर्त का प्रथम, इस क्रम में वो आर्यावर्त के क्षेत्रों पर ध्यान दिया था। ठीक है, और इसमें देखिएगा तो जो उसके राजधानी पटना के केंद्र के इर्द गिर्द के जो राज्य थे, इसमें खास करके गंगा जमुना का दोआब, मथुरा, इन सब क्षेत्रों को वो विजित कर लिया। सैन्य के बल पर अपने सैनिक अभियान के माध्यम से उनको जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पश्चिम के नागा थे, अच्युत देव थे और गणपति थे। नागसेन, गणपति और अच्युत देव इत्यादि उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंश स्थापित थे। इनको जीतकर जब इन राज्यों को कौन कौन, जो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध करता है तो उसमें थे अच्युत देव,
नागसेन और इत्यादि। तो इन जो राजा थे इनको पराजित करने के बाद वो सीधे का सीधे क्या करता है कि अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, उनको सीधे का सीधे अपने साम्राज्य में मिला लेता है और मिलाने के बाद इनके साथ जो नीति अपनाता है उसको कहा जाता है राजप्रस्भोधरणम की नीति। राजप्रस्भोधरणम की नीति किसकी नीति? राजप्रस्भोधरणम की नीति, अर्थात इनको बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इसके सीमा से सटे हुए पड़ोसी राज्य थे और इनको अगर जबरदस्ती नहीं मिलाता तो ये हमेशा चुनौती देते रहते और उस समय का यही डिमांड था कि इनको प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। ये गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि भी थी, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गुप्तों के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र था और पश्चिम में मथुरा तक इनका प्रसार हो गया इसके माध्यम से। उसके बाद से अन्य भी जो राज्य थे उत्तर भारत में 9 राज्य, उनको भी ये अपने अधीन कर लिया था, जो भी आर्यावर्त के ही वो शासक थे। तो इस तरह से देखिएगा 3 और बाद में 6-9 को ये अपने साथ मिलाकर और बलपूर्वक अपने सीमा में उनको समाहित कर देता है। फिर अब देखिएगा कि दूसरा चरण आता है इनका। जो दूसरा चरण है, प्रथम चरण था ये, अब आइएगा दूसरा चरण में। देखिएगा यहां से मिटा देता हूं मैं। अब आइए दूसरा चरण में। ये दूसरा चरण में जो है वो क्या करता है कि नॉर्थ, उत्तर और उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों को, जिनको हम सीमांत प्रदेश भी कहते हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान आकृष्ट करता है। तो जो दूसरी जो इस चरण के राज्य थे वो सीमांत प्रदेश में पड़ते थे। कहां? सीमांत प्रदेश में। मुख्य रूप से कौन कौन थे इसमें? उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी के, जैसे कामरूप, उत्तर भारत के एवं उत्तर पूर्वी भारत के। तो उत्तर पूर्वी भारत में कौन था? कामरूप। कामरूप कहां? आसाम में। बांग्लादेश, डवाक, कर्तरीपुर, जालंधर, इस तरह से राज्यों को वो जीता और जीत कर उनके साथ जो है एक दूसरी नीति अपनाता है। इस नीति को कहा जाता है सर्वज्ञानाकरणम प्रणाणम। सर्वज्ञानाकरणम, सर्वकर दाना ज्ञानाकरणम है, सर्वकर दाना ज्ञानाकरणम। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सर्वकर ज्ञानाकरणम और प्रणाम। इसका मतलब यह था कि आप जो है हमारी अधीनता को स्वीकार करिए और कर देते रहिए और कर देने के ही साथ साथ समय समय पर हमारे दरबार में शामिल होइए और शामिल होकर हमें प्रणाम करते रहिए। इसका मतलब यह था कि आप अपने राज्य में शासन करिए लेकिन हमारे अधीनस्थ रहते हुए शासन करिए। इनको वो प्रत्यक्ष अपने बॉर्डर में नहीं मिलाया, अपने सीमा में नहीं मिलाया। इसके पीछे का रीजन यह था कि ये सीमांत प्रदेश के राज्य थे और सीमांत प्रदेश के राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लेना उसके लिए एक बुद्धिमानी का कार्य था। उनको अधीनस्थ बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, और उसको किस सूत्र में बांधा कि आप सर्व कर दाना ज्ञानाकरणम, अर्थात आप जो है कर देते रहिए और समय समय पर हमारे दरबार में उपस्थित होकर प्रणाम करते रहिए। उसके पीछे का रीजन देखिए कैसे। देखिए, आप कर देते रहे हैं तो राजा को क्या है, कर उपलब्ध हो रहा है, उसको आर्थिक स्थिति गतिविधि चल रही है। दूसरा चीज कि राजा प्रणाम करने के लिए समय समय पर बुला रहा है कि हमारे दरबार में, वो आपका वफादारी सिद्ध करता है कि आप हमारे प्रति वफादार हैं या नहीं। हम बुलाए और आप नहीं आए तो इसका मतलब कि आप विद्रोहात्मक रवैया अपना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा तो उसके माध्यम से उनको संतुलित करने का प्रयास
ये किया जा रहा था। चूंकि ये सीमांत प्रदेश थे, इनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना संभव भी नहीं था उस समय के हिसाब से। समुद्रगुप्त की नीति का, समुद्रगुप्त के सैन्य संचालन का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी ये साबित होता है। ठीक है, तो ये है इनके सैन्य अभियान का दूसरा चरण। तृतीय चरण में देखिएगा, तृतीय चरण में आप देखिएगा तो आटविक प्रदेशों पर ये अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आटविक प्रदेश जो मुख्य रूप से मथुरा से लेके नर्मदा घाटी तक के क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैली हुई थी। ये वो रास्ता है, आप अगर इंडिया के मैप देखिएगा तो ये अगर इंडिया तो यहाँ से चलकर ये साउथ इंडिया के आने के बीच में पड़ता है और यहाँ पर जनजाति लोग निवास करते थे, आटविक थे। इनके साथ वो जो नीति अपनाया था वो परिचारिकाकृत नीति कहलाती है। क्या? परिचारिकाकृत नीति। इन क्षेत्रों को विजित करके और कह दिया कि आप सेवा में हमारे शामिल होइए, हमारे सेवा में उपस्थित होते रहिए। इसको कहते हैं परिचारिकाकृत नीति। और तब सवाल उठता है आखिर इस पे क्यों नहीं अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष मिलाया। एक तो ये दूरी थी, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि जो ये यहाँ के लोग थे उनके जो सोशल और पॉलिटिकल व्यूज था वो आर्यों से, उत्तर भारत के लोगों से, उसके साम्राज्य के लोगों से मेल नहीं खा रहा था। वो कहीं ना कहीं कल्चरल और सामाजिक स्तर पर, मान्यताओं के स्तर पर भिन्नता थी। अगर उनको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में वो लेता तो इस बात का भय था, डर था कि कहीं न कहीं एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाएगी। और इसको दृष्टि से रखते हुए उनको मिलाया नहीं, बल्कि कहा कि आप हमारे परिचारिका में रहिए, हमारे सेवा में रहिए। और इस क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इस क्षेत्र पर जब तक आप अधिकार नहीं जमाते तब तक आपका दक्षिण अभियान संभव नहीं था, क्योंकि दूसरे के संप्रभुता वाले क्षेत्र से होकर आपको गुजरने का इजाजत नहीं मिलता और नहीं मिलता है। तो इसी हिसाब से वो तीसरे चरण में आटविक क्षेत्रों पर वो अपना अधिकार जमाया और इनके साथ एक अलग नीति अपनाया। ठीक है, अब आते हैं इसके चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में देखिए, समुद्रगुप्त का जो चतुर्थ चरण है वो मुख्य रूप से आप देखिएगा तो दक्षिण अभियान से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों के साथ एक अलग नीति अपनाया और अलग नीति अपनाकर एक अलग प्रकार के राजत्व का वहां पर मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया था। प्रयाग प्रशस्ति में मुख्य रूप से दक्षिण के 12 राज्यों के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। कितने? 12 राज्यों के विषय में, जिसमें कोसल के राजा महेंद्र, बेंगी के हस्तिवर्मन, कांची के विष्णुगुप्त इत्यादि का नाम हमें प्राप्त होता है। जिसमें 2-3 शासकों का नाम आपको कर देना है। इसमें बेंगी वाला जो क्षेत्र है वो मुख्यतः मद्रास में पड़ता है। चतुर्थ चरण में 12 दक्षिण के राज्यों को ये पराजित किए और पराजित करने के साथ इनके साथ एक अलग नीति अपनाए जिसको कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। क्या कहा जाता है? ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ठीक है, देखिए बड़ा अगर अलग अलग करके देखा जाए तो और क्लियर हो जाएगा। ग्रहण करना, मोक्ष मतलब कि उनको मुक्त कर देना, और अनुग्रह करना यानी कि उनके राज्य को लौटा देना। ग्रहण करना पहले अधिकार कर लेना, फिर उनको मोक्ष दे देना यानी कि उनको मुक्त कर देना, और फिर अनुग्रह है उनके राज्यों को अनुग्रह करते हुए लौटा देना। ये उसकी एक विशेष नीति थी दक्षिण भारत के राज्यों के साथ, जिसको एक लाइन में कहा जाए तो कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब शासक स्वयं इतना बड़ा क्षेत्र, उपजाऊ भी क्षेत्र था, जीत लिया, उसके बाद से ऐसा क्या था जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत उनके राज्य को वो लौटा दिया। ये बड़ा विश्लेषण का बिंदु है, बड़ा विचार करने का विषय है। तो इस पे आप देखिए, समुद्रगुप्त कहा जाता है कि प्राचीन भारत का पहला ऐसा शासक था जो दूरदर्शी था और यथार्थ साम्राज्यवादी था। इस
बिंदु पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और यूपीएससी में आने के भी बहुत चांस हैं, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग के बाद इस पूरे चैप्टर के यहाँ से सवाल बनते हैं और निकलते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यथार्थ, यानी कि यथार्थ कौन होता है? जो समय के डिमांड को पहचान जाए, समय की मांग को, क्या समय की मांग है उसको जान जाए, यानी कि समय की अच्छाई क्या है, समय की कमियां क्या है, समय की मजबूती क्या है, उसकी कमियां क्या है, दोनों को जान जाए। तो समय की क्या कमी थी? दक्षिण भारत देखिए कितना दूर है पटना से, और ये वही समय है जब यातायात का सबसे कमजोर साधन, नहीं के बराबर साधन था। वहीं पर कम्युनिकेशन का कोई साधन व्यवस्था उपलब्ध नहीं था। उसके अलावा देखिएगा तो अन्य भी प्रकार की समस्याएं थी, और ऐसी स्थिति में इतने लोगों को नियंत्रित करके प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना ये कहीं से भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं था। और अगर ऐसा करता तो उस सरदर्द को पालने के बराबर था जो आगे चलकर मध्यकाल में एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था या औरंगजेब ने किया था। उतना बड़ा समस्या से समुद्रगुप्त घिर जाता। समुद्रगुप्त ने ऐसी नीति न अपनाकर वो इस समस्याओं से बच गया। और दूसरी चीज, उसको जो आर्थिक लाभ था वो तो मिलता ही रहा, कर तो देते ही रहे शासक, तो उनको आर्थिक लाभ तो हो ही रहा था। और उनके अपने स्थिति पे छोड़ दिया कि भाई अपने राज्य में आप स्वतंत्रतापूर्वक शासन करते रहिए, हमारे अधीनता को स्वीकार करिए, हमें टैक्स भेजते रहिए, और राजा को क्या चाहिए। और कहाँ दक्षिण भारत में, अगर आज के भी डेट में विश्लेषण करिएगा तो दक्षिण को एक दिल्ली से बैठे केंद्र को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? देखिए, वीरप्पन के संदर्भ में एक से एक बड़े सेलिब्रिटी को उठा ले गया, एक से एक लोगों का मर्डर हो गया, लेकिन केंद्र सरकार कर्नाटका के जंगल से जल्दी खोज नहीं पाई उसको। जबकि आज क्या नहीं है आपके पास? रडार है, सेंसर है, मोबाइल है, एक से एक अत्याधुनिक हथियार है। उसके बाद भी तो जो समय का मांग था वो उसको समझा और उसके अनुसार वो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया। यही रीजन है कि कुछ इतिहासकार उसको कहते हैं अनोखा साम्राज्यवादी, क्योंकि विभिन्न राज्यों के साथ विभिन्न नीतियां अपनाने वाला ये शासक एक अनोखा था। क्योंकि साम्राज्यवाद के परिभाषा में ये चीज नहीं आती है। साम्राज्यवाद ही कहता है कि अपने सीमा में उसको मिला लो, लेकिन उसने नहीं किया। और इस स्थिति में वो जाकर आप देखिएगा तो उन सभी समस्याओं से बच गया जो आगे चलकर कई राज्य इसमें घिर गए। ठीक है, अब आता है सवाल, कई बार यूपीएससी में आया है, और आगे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको शायद यूपीएससी में नहीं आएगा। कारण क्योंकि 200 शब्द में लिखना है, 250 शब्द में आपको लिखना है। तो जब भी एक क्वेश्चन आ रहा है जो नया ट्रेंड में आप देखिएगा तो वो आ रहा है उसके मेन क्रक्स को निकाल के कि क्रक्स क्या है। जैसे एक स्टेटमेंट है, यथार्थवादी साम्राज्यवादी शासक के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। समुद्रगुप्त एक अनोखा साम्राज्यवादी शासक था। और तीसरा भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैं अभी इंटरलिंक करके आपको निकाल रहा हूं कि मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के संदर्भ में अपनाई गई नीतियों का जड़ हमें कहीं ना कहीं प्राचीन काल में दिखाई देता है। ये 3 क्वेश्चन हैं, और ये तीनों में कोई भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में आ सकता है, क्योंकि इसके क्रक्स के बाद वही निकलता है, संदर्भ सार वही है। कैसे यथार्थवादी? तो आप देखिए कि यथार्थवादी कैसे है वो। यथार्थवादी पहले तो होता क्या है? तो यथार्थवादी शासक वही होता है जो उस समय के हिसाब से अपने नीतियों का संचालित करे, जो समय के सबलता को समझे, समय के कमियों को समझे, समय का जो उपयोग अपने अनुसार कर ले जाए, वही सबसे यथार्थवादी होता है। चाहे आज का समय हो, चाहे समुद्रगुप्त का समय हो। कहते हैं ना कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है, तो यही प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल में वो जानता था कि हम अगर आटविक को मिलाएंगे तो भी समस्या आएगा, अगर सीमा प्रांत राज्य जो हैं कामरूप से लेकर बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक के क्षेत्रों को अगर मिलाएंगे तो भी समस्या आएगा। तो भिन्न भिन्न राज्यों के साथ भिन्न भिन्न परिस्थिति के अनुसार अपना नीति वो अलग अलग अपनाया था। और संपूर्ण अपने नीतियों में देखिएगा तो राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक
तीनों पहलुओं का समन्वय करता है वो। और जो भी व्यक्ति इन तीनों सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक इन चारों पहलुओं का अच्छा समन्वय करता है वो सबसे विजनरी शासक कहलाता है। और समुद्रगुप्त ने अपने चारों नीतियों का अच्छा समन्वय किया और भिन्न भिन्न राज्यों के साथ भिन्न भिन्न नीति अपनाया। जैसे साउथ के साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, वहीं विदेशियों के साथ कन्योपायन की, जिसमें शक, कुषाण और लोग थे, ठीक है, पहलव। तो इनके साथ क्या किया कि इनको चेक एंड बैलेंस किया, इनको हराया और कहा कि आप हमारे साथ क्या करिए, कन्योपायन, अपने पारिवारिक संबंध स्थापित करिए, लड़की को दीजिए और हमारे सामने अपनी बीच बीच में आकर लॉयल्टी को पेश करते रहिए। तो विदेशियों के साथ उसने कन्योपायन की नीति अपनाया, दक्षिण के साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की देखिएगा, और जो उसके बॉर्डर पर थे, सीमा के सटे हुए थे और आर्थिक रूप से उपजाऊ राज्य थे, उनके साथ क्या किया, उनके साथ वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। और कोई भी शासक यही कहता है। तो जब भी अगर सवाल आता है आपसे कि अनोखा साम्राज्यवादी, यथार्थवादी साम्राज्यवादी या अलाउद्दीन खिलजी से तुलना करके क्वेश्चन आता है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं इन सब बातों का विश्लेषण करना होगा। और मैं बता दूं, जिस प्रकार से यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, हुआ है, हो नहीं रहा, हो गया है। 4 साल 5 साल का क्वेश्चन उठाकर देखिए, मैक्सिमम 250 शब्द में आपको लिखने का है, लेकिन आप बता दूं कि 200 सवा 200 जाते जाते लोग छोड़कर, चूंकि उतना क्वेश्चन करना आसान नहीं है। तो इस 250 शब्दों में यही क्वेश्चन बनेगा, यथार्थवादी। आप क्वेश्चन को निकालिए और क्वेश्चन को निकालने के बाद किस तरह से उसको इंटरलिंकेज किया जा सकता है। जब तक इंटरलिंकेज करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक आप बहुत अच्छा नंबर कभी भी नहीं पा पाइएगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इंटरलिंकेज करना सीखें। उसके लिए यही है कि इस समय प्राचीन काल में अगर समुद्रगुप्त है, तो मध्यकाल में अगर कोई ऐसा शासक है जो इस प्रकार की नीति अपनाया है या इस नीतियों को नहीं अपनाकर फंस गया, तो उसका तुलना आपको करना होगा। उसी समय देखिए कि क्या बुद्ध, क्या वो वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई ऐसा काम हुआ है, तो इस प्रकार से उसको तुलना करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं और देखते हैं। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि समुद्रगुप्त को क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके कि आपको टिप्पणी के रूप में आ जाए, और यूपीएससी में क्या आता है, 200-250 शब्द है, उसको टिप्पणी कहें या फुल लेंथ क्वेश्चन कह लीजिए। तो इसके भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे वो भारत, देखिए ये जो टर्म दिया था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, वो देने वाले एक साम्राज्यवादी इतिहासकार है, उनका नाम स्मिथ है। स्मिथ महोदय ने कहा था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। अब अगर, क्या आप इस बात से सहमत हैं, अगर समुद्रगुप्त का तुलना नेपोलियन से कराया जाएगा तो आप देखेंगे कि कई बिंदु पर ऐसा होगा कि समुद्रगुप्त बहुत आगे निकल जाएंगे और नेपोलियन कहीं टिकता ही नहीं है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इतिहास लेखन करने वाला व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तुलना करता है। यहाँ पर वो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं भारतीयों को इतना क्रेज दे दूं कि वो यूरोपीय नायक पर भारी पड़ जाए। उनके मंशा को समझिए, मंशा की जो समस्या है वो इतिहास लेखन की समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है। तो इतना आपको वहां से ताना बाना लेना होगा एक भूमिका के रूप में। अब देखिए, हम देखते हैं समुद्रगुप्त को। आपको दिखाया कि समुद्रगुप्त ने कितना बड़ा राज्य को विजित किया, बांग्लादेश से लेके और पश्चिम में सौराष्ट्र तक और बिहार से लेके कन्याकुमारी तक का, ठीक है, इतना क्षेत्र को वो जीता। अब देखिए नेपोलियन के विषय में, यही नेपोलियन है जिनकी पहले की जीवन की फिलॉसफी क्या है कि अति महत्वाकांक्षा उनके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो गया। पहली बात क्यों? क्योंकि युद्ध से ही उनकी पहचान बनी थी और युद्ध को इतना ज्यादा महत्व दिए कि अंततः वो युद्ध करते हुए ही जीवन का समापन हो गया। इस प्रकार का अदूरदर्शी महत्वाकांक्षा समुद्रगुप्त के अंदर नहीं दिखाई देती है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिएगा कि वाटरलू के युद्ध में इनको पराजय का सामना करना पड़ा। किनको? नेपोलियन को।
जबकि समुद्रगुप्त इतने बड़े क्षेत्र पे अपराजेय ढंग से अपनी बढ़त बनाया हुआ था, अपने पूरे का पूरा सैनिक विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार किया, लेकिन कहीं भी उसको अपराजय का सामना नहीं देखना पड़ा। लाइप्सिंग के युद्ध में आप लोग नाम भी सुने होंगे, लाइप्सिंग के युद्ध में भी नेपोलियन को पराजय का सामना करना पड़ा था। उसका रूस का अभियान असफल रहा था, रूस का अभियान असफल रहा था। ठीक है, जबकि समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत जैसे कठिन दुरूह क्षेत्रों का भी अभियान कभी असफल नहीं रहा। और क्षेत्रफल के आधार पर देखिएगा तो कितने बड़े क्षेत्रों पर वो शासन किया और कितने बड़े क्षेत्रों पर वो अपने सैन्य अधिकार भी किया। तो इस प्रकार से देखिएगा तो ये नेपोलियन पे बहुत भारी पड़ता है, लेकिन साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों के माध्यम के चलते, चूंकि उनका पहले बोलबाला था इतिहास लेखन में, तो उसका एक प्रभाव था ये कि कहा जाता है भारत का नेपोलियन। जबकि समुद्रगुप्त जैसा उपलब्धि वाला बहुत कम शासक हुए ही नहीं है। अगर मूल्यांकन पूर्ण रूप से किया जाए शासन प्रशासन के स्तर पर, जनता के कल्याण करने के स्तर पर, तो यस्सी राय चौधरी कहते हैं कि प्राचीन भारत में दो महान हुए, एक समुद्रगुप्त और पहला अशोक और दूसरा समुद्रगुप्त। एक ने धम्म नीति के माध्यम से और दूसरे ने युद्ध नीति के माध्यम से अपनी महानता को स्थापित किया, लेकिन इनके कार्य के अंतिम उद्देश्य में प्रजा का कल्याण था, प्रजा पालक थे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो ये कहीं न कहीं नेपोलियन से भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है तो सवाल इसी रूप में आएगा। अगर जब भी टिप्पणी करने को आए आपसे, या फुल लेंथ क्वेश्चन 200-250 शब्दों में आए, तो आपको इसी बिंदु के इर्द गिर्द आपको उनको दिखाना होगा तुलना करते हुए। और एक लाइन जरूर ध्यान में इसको रखिएगा कि महिमा की महत्वाकांक्षा की राह हमेशा मृत्यु तक जाती है। और ये जो बात है कि महत्वाकांक्षा की राह, अति महत्वाकांक्षा जो है मृत्यु तक ले ही जाती है, और आप नेपोलियन के संदर्भ में देख सकते हैं। जबकि संपूर्ण पावरफुल होते हुए भी समुद्रगुप्त में इस प्रकार का अति महत्वाकांक्षा नहीं था जो उसको मृत्यु का कारण बने। तो इस प्रकार से एक विजन के आधार पर भी देखिएगा तो समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत आगे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान से संबंधित चाहे जैसे क्वेश्चन आए, विश्लेषणात्मक आए या सीधे आए, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको लिखने के स्तर पर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।